कारब मिले नित देश को
बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जो तकनीकी सहायता में जुड़े हुए हैं अजय कुमार जी, उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। राष्ट्रीय चेतना परिवार आज राष्ट्रीय चेतना शोध पत्रिका के मासिक कार्यक्रम में मैं रेणु कुकरेती सभी का स्वागत करना चाहती हूँ। कई लोग थोड़ा देर से जुड़े थे, तो उनका भी स्वागत है, जो भी प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता आचार्य सर कर रहे हैं। उनका मैं संक्षिप्त उनके बारे में बताना चाहूंगी। वैसे तो उनका बहुत ही जाना माना नाम है, सभी उन्हें जानते हैं, लेकिन एक संक्षिप्त परिचय जो है वो मैं पढ़ना चाहूंगी। बीएससी करने के बाद हिंदी के प्रति उनका रुझान होने के कारण एमए हिंदी और फिर हिंदी में पीएचडी की। आपका तमिल, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं पर विशेष अधिकार है। डॉक्टर जगन्नाथ रेड्डी 18 वर्ष से 19 वर्षों से हिंदी साहित्य को अपना योगदान देकर हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करने में लगे हैं। आपने अनेक शोध पत्र व शोधार्थियों का भी मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में कई शोधार्थियों ने एमफिल और पीएचडी की है और कर रहे हैं। विदेशों में भी हिंदी भाषा को पहचान दिलाने के लिए यूनिवर्सिटी बफेलो एंड शिकागो आदि में भी उन्होंने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। डॉक्टर जगन्नाथ रेड्डी जी ने अनेक सेमिनार, वर्कशॉप व विशेष उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों के साथ काम किया है और उनमें अध्यक्षता की है। शोध पत्र व शैक्षणिक संस्थाओं के साथ मिलजुल कर उन्होंने बहुत से संयोग के काम किए हैं और हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने में अपना योगदान दिया है। अनुवाद कार्य में भी इनका बहुत सहयोग रहा है। तेलुगु व संस्कृत भाषाओं का भी ज्ञान है। में डॉक्टर साहब अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं और अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। रेड्डी सर, आपने हमारी जो ये अनुरोध था इसको स्वीकारा और कार्यक्रम में आए, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आभार हूँ मैडम, पूरे समस्त परिवार को भी, और आपको विशेष रूप से बहुत बहुत आभार। आपने मुझे इस गौरव लायक समझा है और दिया है, और इतने सारे मर्मज्ञों के साथ मेरी मुलाकात आए हैं, इसलिए मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ आपको और समस्त आयोजक बंधुओं को। नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, आगे का कार्यक्रम आप संचालित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत ही आभार। पटल पर जुड़े हुए सभी साहित्यिक शोधियों को, सभी सम्मानित जनों को सादर अभिनंदन एक बार पुनः से, और आदरणीय डॉक्टर साहब को, जगन्नाथ रेड्डी जी को अभिनंदन और आभार कि उन्होंने हमारी इस आतिथ्य को स्वीकार किया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचते हैं अपने सबसे पहले जो प्रपत्रवाचक हैं, प्रोफेसर रेणु कुकरेती मैम। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। उनका आज का प्रपत्र वाचन का जो शीर्षक है वो है संवेदनशील नाटककार वी.एम. शाह, रंगकर्मी और कलाकार। तो अगली आवाज आदरणीय रेणु कुकरेती मैम की। आदरणीय रेणु मैम। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है सभी साथियों के सामने मैं अपना प्रपत्र प्रस्तुत कर रही हूँ। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि इतने समय के बाद राष्ट्रीय चेतना परिवार ने जो शोध पत्रिका हमारी थी वो दोबारा से आरंभ हुई है, और जो एक विराम था उसमें अब एक हलचल हो गई है और पहला प्रपत्र मैं पढ़ रही हूँ इतने दिनों बाद, तो मुझे बहुत ही खुशी है। और मेरे जो प्रपत्र है उसका विषय है संवेदनशील नाटककार बी.एम. शाह, रंगकर्मी और कलाकार। तो मैं अपने प्रपत्र प्रस्तुत करती हूँ। साहित्य वह वट वृक्ष है जिसकी जड़ें समाज से ही जीवन ग्रहण करती हैं। कला समाज का दर्पण होती है, वैसे ही साहित्य की प्रत्येक विधा का रूप समाज से जुड़ा होता है। रचनाकार समाज से ही विषय सामग्री ग्रहण करता है और अपनी रचनात्मकता के द्वारा उसका सृजन करके समाज को वापस कर देता है। साहित्य की विविध विधाओं में कविता, कहानी,
निबंध, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण आदि सभी रूप में दिखाई देते हैं। साहित्यकार अपने प्रत्येक विधा में अपने कला कौशल द्वारा उसके तत्वों के आधार पर उस विधा को जीवंत रूप प्रदान करता है। साहित्य में नाटक का रूप इसलिए भिन्न समझा जाता है क्योंकि नाटक के साथ रंगमंच जुड़ जाता है और नाटक का रूप दृश्य से जुड़ जाता है, इसीलिए नाटक को दृश्य काव्य कहा जाता है। अगर ये कहा जाए कि नाटक शरीर है और रंगमंच उसकी आत्मा है तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि नाटक अपनी प्रस्तुति रंगमंच पर ही पाता है। अगर हम नाटक की परंपरा को देखें तो भरत मुनि के समय से ये परंपरा चली आ रही है और तब भी हम देखें कि रंगमंच का एक अपना विशेष महत्व था। और नाटक की बात ये विशेष है कि नाटक जब भी लिखा जाए वो वर्तमान हो जाता है। जब उसे रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है तो वो एक वर्तमान रूप में अपना जो रूप है उसको ग्रहण कर लेता है। कालिदास के काल तक पहुंचकर नाटक का जो स्वरूप था वो आनंद वर्षा, एक नए रूप में आनंद वर्षा से सराबोर रहा था। नाटक ने उत्सव का रूप धारण कर लिया था जिसमें अलग अलग रुचि वाले सभी व्यक्तियों को एक सा आनंद मिलने लगा। संस्कृत नाटकों की लगभग जो परंपरा है वो 1000 साल वर्ष पूर्व रही और महाकवि शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम का स्थान उसमें अद्वितीय है। नाटक जन जीवन की सांस्कृतिक मान्यताओं के अतिरिक्त एक भाषा के रूप में जो समाज है, जो व्यक्ति है उसको जोड़ता है। और संस्कृत नाटकों की विरासत जो हमारी परंपरा है वो एक हमारे सामने रही है। नाटक एक रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। दूसरे शब्दों में उद्देश्य के साथ लिखे गए नाटक का प्रभाव सदियों तक बना रहता है। नाटक की उत्पत्ति भले ही वैदिक काल या भरत मुनि या हम कहें कि जो है एक परंपरा उसकी रही है, लेकिन अगर हम हिंदी नाटकों की बात करें तो हम भारतेंदु को कैसे भूल सकते हैं। आधुनिक काल के आगमन के साथ साहित्य का रूप, दृष्टिकोण व स्वरूप नए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक चेतना को आधार बनाकर आगे बढ़ा। यह परिवर्तन नाटक व रंगमंच को एक नयापन देकर आया। आधुनिक युग के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी नाटक और नाटककार और रंगमंच को एक नए रिश्ते की तलाश उन्होंने शुरू की। और आधुनिक रंगकर्मी व नाटककार जयदेव तनेजा ने उनके बारे में लिखा है कि निसंदेह पारसी नाटकों रंगमंच के उत्कर्ष काल में भारतेंदु तथा पंडित माधव शुक्ल ने रंगमंच को जिन ऊंचाइयों तक वो ले गए और उसमें अभिनय और व्यवहारिक रंगमंच का एक आदर्श रूप हमें दिखाया जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो रंगमंच की जो परंपरा है वो सदियों से रही है, लेकिन अगर हिंदी नाटकों की बात करें और उस पे पाश्चात्य प्रभाव की बात करें तो 50 के दशक तक जो नाटक हैं वो आते आते उनमें एक जो एक जीवंतता थी, एक सजीवता थी, विषयों की जो एक विविधता थी को हम देख सकते हैं। अब मेरा जो नाटककार हैं बी.एम. शाह, वो एक संवेदनशील नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। रंगकर्मी ज्यादा रहे हैं वो। नाटककार, नाटक उन्होंने अभिनय भी किया है, बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और एक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। बी.एम. शाह बहुमुखी प्रतिभा के धनी रंगकर्मी और कलाकार थे। 50 के दशक में उन्होंने नाटक लेखन का आरंभ किया। शाह जी जमीन से जुड़े हुए आदमी थे और वह मैदानी रंगकर्म करते थे। गालिब का ये कथन है कि अपना कहा खुद ही समझे तो क्या समझे, मजा तो तब है जब हम कहें मुझे। तो अगर मैं ये कहूँ कि गालिब का ये जो शेर है वो बी.एम. शाह जी पे पूरा उतरता था तो कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही जमीन से जुड़े हुए आदमी थे। और इनका जो गांव था वो उत्तरांचल के गांव के थे। बचपन से ही बहुत कष्ट झेले थे
और बहुत परेशानियों भरा इनका जीवन था, जिसके कारण इनका जो एक अनुभव था वो बहुत गहरा हो चुका था, बहुत ही की रुचि समय समय रंग उस समय फैशन में चर्चित और प्रसिद्ध होने संवेदना पर आजमा वह अनुशासनशील विधिवत करने के बाद मंच लिटिल थिएटर ग्रुप दिशांतर यांत्रिक रंग केतु राष्ट्रीय विद्यालय श्री राम रंग मंडल दिल्ली आर्ट थिएटर आदि के साथ उन्होंने अनेक नाटकों की प्रस्तुति और अपना योगदान दिया। बीएम सृजनशील नाटककार में तब आती है जब दूसरे गांव की एक बहू भादो आषाढ़ के साथ रहने लगती है और वह बाल विधवा है, ससुर नर है। भादो सुंदर कालीन बनाती है। वह आत्महत्या कर रही थी तब आषाढ़ ने उसे बचाया और अपने घर ले आता है। गांव के लोग भादो को अपनी संपत्ति समझने लगते हैं क्योंकि उसे लगता है कि वो एक पर पुरुष के साथ रहती है। आषाढ़ अपने मित्र वसंत को भादो को अपनाने के लिए बोलता है, लेकिन वसंत नहीं अपने वसंत को भादो को अपनाने के लिए, लेकिन स्वयं भी भादो के प्रेम में पड़ जाता है। की उम्र थोड़ा ज्यादा है, वो अब बुजुर्ग हो चुका है, इसलिए वो भादो को अपनाता नहीं है। लेकिन जब उसके मन में भादो को अपनाने की बात आती है तब तक आषाढ़ भी उसे चाहने लग जाता है। वसंत मना करता है क्योंकि वह बूढ़ा हो चला है। भादो के प्रति गांव वालों की बुरी नीयत देखकर आषाढ़ उसे समाज से दूर नो मैन्स लैंड में ले जाता है। एक जंगल में घर बनाकर वह वहां रहते हैं। एक दिन भादो के ससुर शिकार करने के लिए वह जंगल में आता है और उसे सांप काट लेता है। और जब वो देखता है कि इस जंगल में एक छोटा सा घर है, वो मदद मांगने आता है, तो वो देखता है कि भादो वहीं आषाढ़ के साथ रह रही होती है और वो आ, जो है वो भादो से कहता है कि उसे सांप का जहर काटना आता है। इस तरह से भादो उसे जो है बचा लेती है, लेकिन उसके मन का जहर जो है वो नहीं जाता और वो मन में सोचने लगता है। लेकिन जो ससुर की बुरी नीयत अभी भी उस पर है, वह उसे अपने साथ ले जाना चाहता है क्योंकि वो कालीन बनाने में बहुत अच्छी है और उसे लगता है कि ये घर में भी रहे और उसकी सारी जरूरतें भी पूरी करे और पैसा भी कमाए। आषाढ़ मना कर देता है तो ससुर में बदले की भावना आ जाती है। वह गांव वालों के साथ उनके घर पे आग लगा देता है, लेकिन आषाढ़ की माँ उसे पहले ही समझाती है कि तुम यहाँ से भादो को लेकर कहीं चले जाओ और घर खाली कर दो। तीसरे अंक में दोनों गांव अकाल की चपेट में आ जाते हैं। लोग इसका कारण आषाढ़ और भादो के प्रति लोगों का बुरा व्यवहार बताते हैं और गांव में मंदिर बनवा देते हैं। एक दिन भादो बच्चे के साथ वहां प्रकट होती है, तब लोग उसे भूत समझते हैं, लेकिन बाद में लोग समझ जाते हैं कि भादो जो है वो एक अच्छी स्त्री थी जिसके साथ गांव वालों ने बुरा किया। आषाढ़ की माँ और भादो दोनों बच्चे को लेकर वहां से चले जाते हैं और नाटक की जो है वो समाप्त होता है। नाटक की कथा वस्तु में एक नवीनता है और उसको प्रस्तुत करने का ढंग भी जो है बीएम शाह ने अपने रंगकर्मी सोच से दृष्टिकोण से उसमें एक नयापन भरने का प्रयास किया है। यह नाटक कई जगहों पर मंचित हुआ था और इसने बहुत प्रशंसा बटोरी हुई थी। बीएम शाह जी का दूसरा नाटक त्रिशंकु शोरगुल और अराजकता से भरा नाटक है। वहीं शय ए मात महत्वाकांक्षा और वास्तविकता के बीच की बात करता है। बूढ़ा आदमी जो जीना चाहता है लेकिन मर जाता है, औरत जो साथ ढूंढती है लेकिन अकेली रह जाती है, युवा कवि जो बहुत शांत है लेकिन क्रांतिकारी बन जाता है, लड़की जो सद्गुणों के शिखर को छूना चाहती है लेकिन जो है बलात्कार की शिकार होती है।
नाटक में पात्र अपने कुछ अलग ढंग ढूंढते दिखाई देते हैं, केवल बलात्कारी और बाहरी व्यक्तित्व जैसे के वैसे ही हैं। युद्धमन को शाहजी ने नाटक में नहीं माना। वह युद्ध भूमि की मनस्थिति में जीने वाला व्यक्ति है। युद्धमन एक ऐसा नाटक है जिसमें बताया गया है कि युद्ध तो होता है, लेकिन उसके बाद के जो परिणाम होते हैं वो कैसे होते हैं। एक सैनिक के रूप में, एक देश के रूप में, एक जनता के रूप में, और एक मनस्थिति इंसान की बन जाती है। तो उन्होंने यही कहा है कि जितना हो सके युद्ध को रोका जाए। शाहजी के सभी नाटकों में समानता भी है। अराजकता इनकी मूल धुरी है। अगर त्रिशंकु में वर्ग अराजकता है, तो शय ए मात में व्यक्ति के जीवन में व्याप्त अराजकता है। उनके अन्य नाटक टेढ़ो मेढ़ो जाए, जो लोक शैली में लिखा गया नाटक है, जय सिंह ऐतिहासिकता की पृष्ठभूमि को साकार करता है, अनचाहा समसामयिक मध्य वर्ग का रूप दिखाता है। इस प्रकार हिंदी नाटकों व रंगमंच को नया आयाम देने की कोशिश को मूर्त रूप प्रदान करने का भगीरथ प्रयास या गिलहरी प्रयास बीएम शाह ने अपने नाटकों व रंग कर्म के द्वारा किया है। उनके नाटकों में सामान्य व्यक्ति की सच्ची तस्वीर हम देख सकते हैं। संवेदनशीलता के धरातल पर यह नाटक साकार और सजीव हो जाते हैं, और रंगमंच पर पात्रों के अभिनय से दर्शकों के दिलों तक पहुंचते हैं, जो वर्षों वर्षों तक अपनी पहचान और अपनी चिन्ह अंकित कर देते हैं। तो इस प्रकार मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है बीएम शाह जी के नाटक और उनके रंग कर्म को, जो है वो सभी हमारे जो कार्यक्रम में जुड़े हुए लोग हैं। धन्यवाद सर, मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर सलीम बनादर, जो कि नेहरू कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय घंटीकेरी हुबली से हैं, और उनका विषय है स्वर कोकिला लता मंगेशकर का संगीत सफर। अगर डॉक्टर साहब मुझे सुन रहे हैं, तो वो आए और अपना प्रपत्र प्रस्तुत करें। धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सलीम बानदार हुबली के नेहरू डिग्री कॉलेज से हूँ। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय चेतना का धन्यवाद अर्पण करना चाहूँगा कि हम जैसे युवाओं के लिए हमारे प्रपत्र, हमारे विषयों को आप जैसे महान विद्वानों के सामने प्रस्तुत करने का एक मंच प्रस्तुत दिए हैं। तो आज का मेरा विषय है स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का संगीत सफर। लता मंगेशकर भारत की सबसे जानी-मानी लोकप्रिय गायिका थी, जिनका 6 दशकों से ज़्यादा संगीत में उपलब्धियों से भरा पड़ा है। उनका स्वर संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 में इंदौर में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जी भी कुशल रंगमंच गायक थे। लता मंगेशकर जी की उम्र 5 साल की थी, तब से उनके पिताजी उन्हें संगीत सिखाया करते थे। साथ में उनकी 2 बहनें उषा और मीना भी सीखते थे। लता जी की उम्र जब 13 वर्ष की थी, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनके पिता के दोस्त विनायक दामोदर ने इनके परिवार को संभाला और लता जी को एक संगीत सिंगर बनने में मदद की। सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती है। लता जी को भी अपना स्थान संगीत की दुनिया में बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने इनकी पतली आवाज के कारण इन्हें मना कर दिया। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी। लता जी जब पार्श्व गायन के क्षेत्र में अपना करियर बना रही थी, तब नूरजहां, शमशाद बेगम जैसे गायिका
उसी शैली में गाती थी। फिर लता जी ने हिंदी उर्दू शब्दों का उच्चारण सीखा और अपने प्रतिभा के बल पर फिल्मी दुनिया में अपना स्थान बनाने में कामयाब हुई। 1949 में फिल्म महल रिलीज हुई। इसमें खेमचंद प्रकाश जी ने लता जी से आएगा आने वाला गीत गाने का अवसर दिया। यह गीत बहुत ही प्रसिद्ध रहा। इस गीत ने लता जी को संगीत जगत में आएगा आने वाला आ चुका है जैसे ही बना दिया। यह गीत लता जी के बेहतरीन गीतों में से एक माना जाता है। इस गीत के बाद संगीत क्षेत्र में लता जी को आगे ही बढ़ाया और वे कभी मुड़कर पीछे नहीं देखी। 1950 से 1970 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतरीन माना जाता है, जब एक से बढ़कर एक गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्मकार थे। सभी संगीतकारों के साथ लता जी ने अनेक यादगार गीत गाए, जिनकी लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं रही। लता जी के आवाज का माधुर्य आम जन के सिर चढ़कर बोला और लता मंगेशकर जी देखते ही देखते चोटी की गायिका बन गई। महिला गायिकाओं में उनके इर्द गिर्द कोई भी नजर नहीं आता था। कई फिल्में महज इसलिए सफल रही क्योंकि लता मंगेशकर जी ने गाए गाने लोकप्रिय हुए और इस कारण ही फिल्म चल निकली। संगीतकार लता जी के पास कठिन से कठिन गीत लाते थे और लता जी बड़ी आसानी से उन्हें गा देती। हर गाने को लता जी विशेष बना देती थी। 1970 से फिल्म संगीत में गिरावट आना शुरू हो गई, लेकिन लता मंगेशकर जी ने अपने आप को इससे बचाए रखा। उनके गाने की जो क्वालिटी थी वे सफलता के शीर्ष पर बनी रही। 80 के दशक में कई नए संगीतकार उभर कर आए। हालांकि वे समय समय पर कहती भी रही कि आज के दौर के संगीतकार उनके पास अच्छे गीत का प्रस्ताव लाते हैं तो उन्हें गीत गाने में कोई समस्या नहीं है। लगभग 7 दशक से भारतीय फिल्में लता जी के गीतों से गूंजती रही। मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित तक जैसी तमाम हीरोइनों को उन्होंने आवाज दी। लता जी की आवाज कभी भी किसी भी अभिनेत्री पर मिसफिट नहीं रही। शाहरुख खान ने तो एक बार लता जी के सामने कहा भी था कि काश उन पर भी कोई लता जी की आवाज में गीत फिल्माया जाता। लता मंगेशकर जी के कौन से गीत पसंद किए गए या लोकप्रिय रहे, इन इसकी सूची बहुत लंबी है। लता जी ने ढेर सारे गाने गाए, जिनमें से अधिकांश पसंद किए गए। जिसकी किसी को मदन मोहन के संगीत में लता की गायिका पसंद आई तो किसी को नौशाद के संगीत में। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड बनाने का भी गौरव प्राप्त है। हिंदी फिल्म में गीतों के अतिरिक्त आपने कई ऐसे फिल्में भी हिंदी के अलावा गीत गाए हैं, जैसे कि तेलुगु गीत निद्दुरापुरा थम्मुकु 1953 में, तल्ला चिराको 1988 में, मलयालम गीत करली काकांडली 1974 में, कन्नड़ के गीतों में यल्लारे इरतीरो 1966 में, बेल्ला ने बेलगने बेल्ला ने बेल्ला ने बेलगाई तो 1967 में कन्नड़ के गीत भी गाए। इसी प्रकार लता जी ने लता जी की मधुर आवाज और गीत तब तक जीवित रहेंगे जब तक भारतीय संगीत है। उन्होंने 36 भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में भी गीत प्रस्तुत किए। तमिल उनके कुछ गीत हैं। कथित तौर पर उन्होंने 1952 में तमिल गीतों की शुरुआत की। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने आन मुरत्तु अदियाल में कुछ गाने गाए थे, जो एक तमिल डब फिल्म है।
इजंदन अन्नाई अंबे नागारू नागारू पारू सिंगारा पदलाई। इस प्रकार तमिल गीतों में भी उन्होंने अपनी आवाज दी है। लता मंगेशकर जी विभिन्न भारतीय भाषाओं में गीत गाए, इसके लिए उनको कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। 1976 में पद्म भूषण, 1999 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2001 में उनको भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो मंगेशकर जी के बारे में और बहुत बताने को है, मगर मैं इनके बारे में कुछ अपने इतना मैं कहकर मैं अपना प्रपत्र वाचन समाप्त करता हूं और राष्ट्रीय चेतना जो मुझे अपना करने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद अर्पण करता हूं। सबको मेरा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही सुंदर जो है वो शब्दों में लता मंगेशकर जी का जो एक सफर है उसको प्रस्तुत किया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जो है वो श्री के शर्मा जी का स्वागत करना चाहूंगी प्रपत्र पढ़ने के लिए। नेशनल कॉलेज बुलंदशहर में सर कार्यरत हैं, उत्तर प्रदेश। उनका आज का विषय है हिंदी कहानियों में श्रीमती मुद्गल का स्थान। शर्मा जी, आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी प्रपत्र वाचन के लिए। जी, मैं बहुत बहुत आभार। और सबसे पहले मैं आभार देना चाहूँगा इस पटल का, जिसने कि आज मुझे ये सुअवसर प्रदान किया है। और हमारे जितने भी वरिष्ठ साहित्यकार यहाँ पर हैं, उनकी प्रेरणा में या उनके मार्गदर्शन में मुझे आज ये मौका प्रदान हो रहा है, और इस समय को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा। अब मैं सीधे समय न नष्ट करते हुए पहुँचता हूँ प्रपत्र पर। आज का जो हमारा प्रपत्र है वो है हिंदी कहानी में श्रीमती चित्रा मुद्गल जी का स्थान। थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में इनको बता के आगे बढ़ूंगा। वर्तमान कहानी की जो लेखिकाएं हैं उनमें एक अच्छा स्थान प्रदान करने वाली हिंदी साहित्य को चित्रा मुद्गल जी का जन्म 10 दिसंबर 1944 को चेन्नई के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में हुआ था। चित्रा मुद्गल जी के माता जी का नाम श्रीमती कमला देवी और पिताजी का नाम ठाकुर प्रसाद सिंह था। इनकी माताजी प्रतापगढ़ जनपद के सकरपुर गांव की रहने वाली थी और वहां के तालुकेदार, जो कि 42 गांव के तालुकेदार हुआ करते थे, गयाबख्श सिंह थी। उस समय जब चित्रा मुद्गल जी की अवस्था युवावस्था थी, उस समय इन्होंने अंतरजातीय विवाह किया था। उस समय के हिसाब से जो कि समाज में अच्छा नहीं माना जाता था, जिसके कारण इनको अपने परिवार से अलग होना पड़ा और बहुत तरह तरह की बातें सुननी पड़ी। लेकिन चित्रा मुद्गल जी ने उसकी परवाह ना करते हुए स्वयं को अपने आलीशान बंगले को छोड़ करके 25 रुपए की नौकरी की और मजदूर यूनियन जो मुंबई में था उसकी जाकर के एक सहायिका बनी, एक सदस्य बनी। और धीरे धीरे इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और शायद इसीलिए उनकी कहानियों में जो यथार्थ दिखता है वो झलकता है। हिंदी साहित्य में अनेक कथाएं हैं, किंतु किसी भी कहानीकार की कहानी की जो मूल उत्पत्ति होती है उस व्यक्ति के जीवन के अनुभव तथा समाज की जो रीतियां होती हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं आधारित होती है। और चित्रा मुद्गल जी की कहानियों में ये बड़ी आसानी के साथ देखा जा सकता है, क्योंकि चित्रा मुद्गल जी स्वयं अपने जीवन के अनेक उतार चढ़ाव से गुजरी हैं, जीवन में अनेक संघर्षों के पल को देखा है, और शायद इसीलिए उनकी कहानी है यथार्थ को दिखाते हुए अपने पात्रों को उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है लगभग हर कहानियों में। इस प्रपत्र का जो लेखन बिंदु हमारे हैं सात हैं: नए आयाम, परिवर्तन शक्ति, भाव गर्भित, परिकल्पना, भाषा स्पष्टता, हृदय स्पर्शी और सामाजिक प्रवेश। इसकी कुछ प्रस्तावना मैंने इस प्रकार से ली है कि हिंदी साहित्य समय समय पर अनेक गुणी रचनाकार पुरुष और महिलाएं दोनों ही हुए हैं कि ममतत्व का या मातृत्व एक ऐसा शब्द है जो नारी के व्यक्तित्व एक नए आयाम पर ले।
महिला नमस्कार हो या महिला हानि कर रही हैं, लेखनी का जो उनका कौशल है, उन्हें निश्चित रूप से इस पक्ष की ओर अग्रणी रखता है। प्राचीन काल में जहां नारियों की उपादेयता मात्र मातृत्व के कारण कारण हुआ करती थी, वहीं कालांतर में नारी चेतना में आए हुए परिवर्तन इनको दो पायदानों पर इनको खड़ा किया है। सर्वप्रथम उन्होंने अपने भविष्य को संवारना, जीवन में जो खालीपन था उससे अपने भविष्य को बनाने अग्रसर हुई। और इस परंपरा में आजकल अनेक स्त्रियां, अनेक नारियां जो रचनाएं अपनी की हैं, कहानीकार हैं, उनको हम देख सकते हैं। हिंदी साहित्य में महिलाओं द्वारा लेखन का जो वर्चस्व माना जाता है वो पुराना है, लेकिन कहानी में लेखन की जो महिलाओं का प्रवेश है वो बंग महिला राजेंद्र बाला घोष से माना जाता है। सन 1960 के बाद हिंदी कहानी साहित्य में अनेक महिला लेखिकाओं ने अपने मौलिक चिंतन के साथ जीवन की समस्याओं को रखा है। अगर हम समकालीन महिला कहानीकारों की बात करें तो शिवानी, कृष्णा, शोभिती जी, उषा प्रियंवदा, मुन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, शशि प्रभा, निरुपमा जी, मृणाल पांडे जी, दीप्ति खंडेलवाल आदि चित्रा मुदगल जी के साथ खड़ी दिखाई पड़ती हैं। इन सभी की कहानियों में एक नया आयाम दिखाई पड़ता है और खास करके चित्रा मुदगल जी के जो कथा साहित्य हैं उसमें जो आयाम है वो समाज में होने वाली कुरीतियों को दिखाते हुए या समाज में संघर्ष है, जातिगत की भावना है, धर्मगत की भावनाएं हैं, उन सब के बिंदुओं पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। कोई भी कहानी यदि हो तो निश्चित रूप से उसमें 7 तत्व बहुत ही मायने रखते हैं। वो होते हैं यथार्थ, स्वाभाविकता, सत्य, संवेदना, गहराई, नवीनता और एकांश। और निश्चित रूप से ये 7 के सातों तत्व चित्रा मुदगल जी की कहानियों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। यदि हम बात करें इनकी कहानियों में तो इनकी विचारधारा की जो दुनिया है कथा कहानी और शास्त्र से अलग नहीं है और निश्चित रूप से उसका गहरा संबंध इनके जीवन से दिखाई पड़ता है। बल्कि पात्र परिचय या पात्र का जो चरित्र है समाज में परिवर्तन की झलक लेकर दिखाई पड़ता है। समाज, राजनीति के यथार्थ तथा बाजारवाद के माया जाल में फंसे हुए मनुष्य एवं उसके अंतर्गत जो होने वाले उसके मन की बेचैनी है, भय है, अंतर्द्वंद है, इन सब का प्रभावशाली चित्रण चित्रा मुदगल जी ने अपनी कहानियों में बड़ी ही रोचकता के साथ, बड़े ही हृदय स्पर्शी विचारों के साथ या ढंगों के साथ प्रस्तुत किया है। यदि हम खास बात करें तो परिवर्तन और नए विकास की इन प्रक्रियाओं को आज तक के कहानीकारों में ज्यादा सटीक यदि किसी ने दिखा पाया है तो वो चित्रा मुदगल जी ही रही हैं। वस्तुतः साहित्य एवं समाज के बीच की ये संधि है जो समकालीन साहित्य अथवा कहानी का अध्ययन करते हुए समझा सकता है। सुप्रसिद्ध कथाकार चित्रा मुदगल जी अपनी कहानी लेखन की अब तक के लगभग 5 दशक की रचना यात्रा में अनेक लोकप्रिय कहानियां लिखी हैं, जिनमें वो सघन सामाजिक सरोकार से कहानियों लेकर के आती हैं। अवध क्षेत्र से लेकर के चेन्नई, मुंबई, दिल्ली आदि तक का उनका जो अनुभव रहा है उसके अंतर्गत डोमिताकी से लेकर महानगरों में व्यक्त जो कामकाजी महिलाएं हैं या स्त्री विमर्श की जो गहमागहमी है उसके ऊपर भी उनकी रचनाओं को हम देख सकते हैं, जिनमें जीवन से संबंधित यथार्थ, रोचकता, संवेदनाएं और व्यंजना दिखाई पड़ती हैं। मनुष्य जब अपनी कमजोरियों और छलाओं को स्वीकार करता है तो इस स्वीकार से वह अंतर्मन से करता है, उस स्वीकार को अंतर्मन से स्वीकार करता है। और इस संग्रह की लोकप्रिय कहानियों में उपदेशात्मक, निर्देशात्मक नहीं, निर्णयात्मक और संकल्पों से दिखाई पड़ती हैं इनकी कहानियों की जो झलक हैं। अगर हम चित्रा मुदगल की कहानियों में देखें तो अनायास ही पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, चाहे वो पेंटिंग का पात्र जे हो या फिर ठेकेदार का किरदार रमेश्वर काका हो या इसका दूसरा किरदार छेदी ही क्यों ना हो। स्त्री को कई कोणों से देखते हुए उनकी स्थिति पर विचार करते हुए चित्रा मुदगल जी ने आंगन की चिड़िया की दीबू, जंगल की तविता, गिल्टी रोजेस की गुनाबाई, तर्पण की अमृता, जोंक की पुष्पा और विजयादि की दृष्टि
यादगार को यहाँ पर उन्होंने चित्रित किया है। यही कथाकार की ताजगी है और पाठकों के साथ संवाद करती दिखाई पड़ती है। इस संकलन में चित्रा जी की सभी कहानी भारतीय परिवेश की जो रचनाएं हैं, उसमें अपने आप को अद्वितीय स्थान पर ले जाती हैं। दूरदर्शन के लिए टेलीफिल्म वारिस का निर्माण भी इनकी कहानियों के आधार पर ही हुआ है। इनका बहुचर्चित उपन्यास आवा पर बिरला फाउंडेशन का है। जीवन के रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति और दृष्टिकोण में पुरानी और नई पीढ़ी में जो टकराव होता है, इनकी कहानियों में देखने को मिलता है। चित्रा जी की कहानियों में प्राचीन व्यवस्था के प्रति नारी का मोह भंग दिखाई पड़ता है। आधुनिकता के प्रभाव से पारिवारिक संबंधों के प्रति आत्मीयता, आस्था, समर्पण, त्याग आदि की भावना वह जो खोती हुई दिखाई पड़ती है। इनकी कहानियों में नारी का मोह भंग कई स्तरों पर रेखांकित हुआ है। चित्रा मुद्गल जी के जीवन हो जाता है कि वो एक स्पष्ट वक्ता थीं, जिनकी झलक उनकी कहानियों में देखने को मिलती है। इनकी रचित कहानियों में किरदार कुछ सीखते हुए दिखाई पड़ते हैं और कहानी की भाषा सरल, शुद्ध और स्पष्ट है। उनकी भाषा में कहीं भी अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द दिखाई पड़ते हैं। चित्रा मुद्गल जी शिल्प स्टार के साथ हदसित एक कलाकार हैं, अगर हम कहें तो ये गलत नहीं होगा, किंतु उनका उद्देश्य एक ही होता है, वो है कहानियों के माध्यम से जो समाज में घट रहा है, जो समाज में दिख रहा है, उसको आगे ले आना। निश्चित रूप से किसी ने कहा है साहित्य समाज का दर्पण है, तो चित्रा जी की कहानियों में उस दर्पण के माध्यम से यहाँ घटने वाली सारी घटनाओं को हम देख सकते हैं। इसका एक ज्वलंत लेता हूं, स्त्री विमर्श का उपन्यास आवा है और वहां पर श्रमजीविका की कामगर जो महिलाएं हैं, उनके ऊपर कितनी प्रकार की विपत्तियां मंडराती हैं, इसका उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया हुआ है। जहां पर यूनियन का काम करने वाले मजदूर देवी शंकर पांडे हैं, उनकी बेटी है जो एक श्रमिक आंदोलन के दौरान हुए जानलेवा हमले से बच तो गई है, लेकिन पक्षाघात के शिकार हो गए हैं। चलने फिरने तक के लिए वो स्वयं महरूम हैं। उनकी पत्नी क्रूर और कर्कशा है। उनकी बातें उनको चुभती हैं। इस तरह की छोटी-छोटी बातें जो परिवार में घटित होती हैं, परिवार में हम देख सकते हैं आज के समाज में यथार्थ रूप में, वो सारी की चित्रा मुद्गल जी की कहानियों में हमें बड़ी सहजता से देखने को मिल जाती है। यहीं पर माँ बेटी पापड़ बेलने का काम करते हैं, किसी तरह गृहस्थी की गाड़ी को चलाते हैं और अन्ना साहब उनके पिता की जगह कामगर अघाड़ी की नौकरी उन्हें देते हैं और बेटी के जैसे उन्हें सम्मान देते हैं, किंतु एक दिन अन्ना साहब उनका यौन शोषण करने का हैं। नमिता का मोह भंग वहां से हो जाता है और कामगर अघाड़ी को छोड़कर वह अन्यत्र नौकरी ढूंढती है और एक मैडम अंजना वासवानी है, उसे संजय कोई जैसे धन स्वर्णिम जाल में फंसा देती हैं। चित्रा मुगल के पास मुंबईया का ठोस आधार है, जिसमें ब्रज और अवधि की सरसता दिखाई पड़ती है। से चित्रा मुद्गल जी की कहानियों में अगर हम देखें तो कहीं नहीं समाज में व्याप्त स्त्री के प्रति जो नजरिया है, जो स्त्रियों की स्थिति है या हर मनुष्य के जीवन में जो संघर्ष है, उसको उन्होंने बड़े ही सटीक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो ये मेरा लेख रहा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहता हूँ और इसमें जो संदर्भ सूची हमने ली है वो चित्रा मुद्गल जी की चर्चित कहानियां हैं। चित्रा मुद्गल जी का जिनवार उपन्यास है, चित्रा मुद्गल जी का बयान उपन्यास है और 10 अन्य प्रतिनिधि कहानियां हैं और विनय कुमार जी का स्त्री विमर्श और अर्चना मिश्रा जी का चित्रा मुद्गल के कथा साहित्य में युग चिंतन, इन सभी किताबों से कुछ कुछ हिस्सों को लेकर के ये लेख संपादित किया गया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद पूरे पटल को। धन्यवाद मैम। धन्यवाद शर्मा जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सर। और जो उसमें जो विषय सामग्री है, आपने बहुत कम समय में इतना कुछ के बारे में एक जो गहराई के साथ और बहुत ही सुंदर ढंग से उसको जो प्रस्तुत किया है, वो तारीफ के काबिल है। धन्यवाद सर। और
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले प्रपत्र की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रपत्र जो है वो है प्रोफेसर डॉक्टर माननीय अरविंद कुमार गुप्ता जी, और इनका जो विषय है वो है युवाओं के आदर्श एवं प्रेरणा सूत्र मारुति नंदन। बहुत ही सुंदर विषय। आपका स्वागत है सर इस विषय पर प्रपत्र प्रस्तुति के लिए। सर 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 आपका माइक माइक खोल। सर आप अनम्यूट कर लीजिए। जी जी। हाँ। मेरा विषय है युवाओं के आदर्श एवं प्रेरणा स्रोत मारुति नंदन। हमारा देश आदिकाल से ही, सनातन समय से ही ऋषि मुनियों का देश रहा है। ऋषि मुनियों की मैंने यहाँ जो आवश्यकता समझी देने का, ऋषि मुनि या हमारे अला फकीर, इनका जो मुख्य कार्य था किसी बिना स्वार्थ के, किसी भी तरीके के बिना स्वार्थ के समाज की सेवा करना, स्वार्थ रहित दूसरे लोगों के लिए परोपकार करना। और ये परंपरा इन्होंने हमारे पूरे देश में, हमारी पूरी सनातन संस्कृति में डाली है। हम जब बात करते हैं अपनी कल्चर की और वेस्टर्न कल्चर की, जब भारतीय संस्कृति की बात होती है और विदेशी संस्कृति की, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण रहा हूं उसके लिए। मान लीजिए आप पिकनिक के लिए गए हैं, खाना भोजन लेकर गए हैं, और वहां कोई भूखा व्यक्ति आता है या लोग आ जाते हैं और आपके पास इतना भोजन नहीं है, तो भी आप क्या करेंगे, पहले उनको देंगे। ये हमारी सनातन संस्कृति है। वेस्टर्न कल्चर की जब मैं बात करता हूँ, वेस्टर्न कल्चर के व्यक्ति अगर कोई उधर आता है तो वो क्या करेगा, पहले अपने, ठीक है उसने 4 रोटियां खानी थी, 4 नहीं खाएगा, 2 खाएगा, 2 देगा, लेकिन वो पहले अपने बारे में सोचेगा। यह जो अंतर है हमारी संस्कृति में और पाश्चात्य संस्कृति में। तो मैं बात कर रहा था हमारे ऋषि मुनियों का, मैंने जिक्र इसीलिए किया। और पौराणिक काल से ही हमारे देश में अनगिनत महापुरुष वो इसी वजह से हुए कि उन्होंने ये हमें जो सनातन काल से जो संस्कृति मिली हुई, इसी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया, और उन्हीं के कर्मों के आधार पर हमने उन्हें देवता स्वरूप प्रदान किया। वास्तव में कौन है, कहां से आए, इनके बारे में कहा जाता है कि सृष्टि को चलाने के लिए देवों का अवतरण हुआ। बिल्कुल जिस तरीके से हम कोई फैक्ट्री या कोई संस्था चलाते हैं तो हम सबको कार्य बांट देते हैं, इसी तरीके से इस सृष्टि को चलाने के लिए उनको कार्य बांट दिया गया, और यज्ञ के रूप में, दूसरे अच्छे कार्यों के रूप में उनका एक अंश निर्धारित कर दिया गया, वो अंश उनको पहुंचता था। और इसी तरह जब इस पृथ्वी पर मनुष्य अच्छे कार्य करते थे तो वो उन देवताओं को रिप्लेस कर दिया करते थे। हमने सुना भी होगा कि स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन, इंद्र को खतरा हो रहा है कि ये राजा पराक्रमी है, इतने अच्छे काम कर रहा है, उसे लगता है कि मेरी जगह रिप्लेस कर दी जाएगी। तो इसी तरीके से और जनहिताय कर्तव्यों एवं धर्म का आचरण करते हुए देवत्व को प्रदान होता है, तो मरणोपरांत इन्हीं देवताओं का स्थान ले लेता है। अब बात करते हैं पौराणिक कथाओं की। मैं पौराणिक काल की बात कर रहा था, तो पौराणिक कथाओं में एक पात्र सर्वाधिक चर्चित है वो मारुति नंदन हनुमान, जो विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। इनके समान सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिशाली, और अगर हम आजकल की भाषा में कहें सुपरमैन, सुपर हीरो, ना तो किसी विश्व के किसी भी धर्म में ना हुआ है, ना है, ना ही भविष्य में कभी होगा। अब हम जब बात करते हैं इनकी, तो क्यों इनको आदर्श माना जाए, क्यों इनको युवाओं के लिए रखा जाए। हम लोगों को ध्यान होगा, अगर आपने देखा होगा जब देश दासता का गुलाम हो रहा था, और ये अभी नहीं जो कि नहीं, उससे भी बहुत पहले की बात है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने हनुमान की उपासना पर जोर दिया, युवाओं के बीच में इस चीज को
प्रचारित किया कि वो हनुमान जैसा बनने की कोशिश करें। आपने देखा होगा बाकी आपको स्वतंत्र मंदिर नहीं मिले, लेकिन हनुमान एक ऐसे आराध्य के रूप में स्थापित हुए कि हर जगह, गांव में, देहात में, शहर में, हर जगह स्वतंत्र रूप से इनका मंदिर आपको मिल जाएगा। क्यों भाई, ऐसा क्या है हनुमान के अंदर? हनुमान का व्यक्तित्व ही इतना अनोखा है। कौन से ऐसे अनोखे व्यक्तित्व वाली चीज है जो हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं के अंदर आए? आज की बात करें अगर हम कलयुग की, तो हनुमान जी को हम सबसे प्रमुख देवता मानते हैं। रामायण के सुंदरकांड की अगर हम बात करें, रामायण से थोड़ी देर के लिए आप कल्पना कीजिए कि हनुमान जी का पात्र नहीं है, तो क्या अस्तित्व होगा उस रामायण का? हम कल्पना भी नहीं कर सकते हनुमान के बिना रामायण के होने की। रामायण के सुंदरकांड और तुलसीदास के हनुमान चालीसा में बजरंगबली के गया, जिसके अनुसार देखें तो हम हर दोहे में, हर लाइन में हनुमान जी का जो किरदार है हर रूप में लोगों के लिए प्रेरणादायक है। हनुमान जी के बारे में तुलसीदास लिखते हैं स्तुति के लिए, संकट कटे मिटे सो पीरा, तो सुमरत हनुमत बलबीरा। यानी हनुमान जी में हर तरह के कष्ट को दूर करने की क्षमता है। आइए हम बात करते हैं हनुमान के कुछ खास गुणों की, जिन्हें अपनाकर आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। और ये गुण हमारे जीवन में, हमारे जीवन के व्यक्तित्व के विकास में हर तरीके से काम आएंगे। हम जब बात करते हैं हनुमान जी की उपासना का, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बिल्कुल एकदम अंधभक्त हुई। उपासना का मतलब ये है हम किसी ना किसी को आदर्श मानते हैं। आजकल आप देखते हैं बच्चे भी अपने किसी हीरो को आदर्श मान लेते हैं, उसकी तरह बनना चाहते हैं। तो यहाँ उपासना का अर्थ, यहाँ आदर्श बनाने का अर्थ यही है कि हम उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। अब वो कौन से ऐसे गुण हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं संवाद कौशल। हनुमान जी एक दुष्कर कार्य को अपने हाथ में लेते हैं, पता ही नहीं है किस काम को करना है, कहां जाकर करना है, कैसे करना है, और उसको अपने हाथ में लेते हैं और वो अपने पराक्रम से पहुंचते हैं अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में पहुंच के वो किसी तरीके से सीता जी को ढूंढ लेते हैं। और सीता जी को ढूंढने के बाद सबसे बड़ी समस्या आती है, जितने भी राक्षस हैं सारे के सारे मायावी हैं, और वहां सीता जी के पास संवाद करना, एक संदेश देना, उनको विश्वास जगाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो भी एक बानर के रूप में है। श्री राम का जब समाचार सुनती है तो वो आशंकित होती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बहरूपिया है, कोई मायावी है। लेकिन हनुमान जी ने उन्हें अपने संवाद कौशल से भरोसा दिला दिया कि वो राम के ही दूत है। सुंदरकांड में इस दोहे में कहा गया है, कपि के वचन सप्रेम सुन, उपजा मन विश्वास, जाना मन कम वचन है, कृपा सिंधु कर दास। मतलब सीता जी को उन्होंने बड़ी आसानी के साथ ये विश्वास दिला दिया कि वो श्री राम के ही दूत हैं। और हम थोड़ा इससे पहले भी जाए, इससे हम पहले देखते हैं तो जब उन्हें दूत के रूप में भेजते हैं और जब वो हनुमान जी बात करते हैं श्री राम से, तो श्री राम, वाल्मीकि रामायण में उद्धत है कि श्री राम कहते हैं कि एक बानर होकर इतना सुंदर संवाद, इतनी सदुई व्याकरण, इतना शुद्ध उच्चारण, मानना पड़ेगा। वो ये बात लक्ष्मण से कहते हैं कि वास्तव में एक ज्ञानी व्यक्ति है और हमारे उपयोगी, बहुत उपयोगी है, और हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि वहां जंगल में भी उनके सामने समस्या थी, किस पर विश्वास करें, किस पर विश्वास ना करें। ये तो था संवाद कौशल। ये चतुराई उन्होंने संवाद कौशल की। केवल वही नहीं, आप जब देखते हैं रावण कितनी कुशलता पूर्वक बात करते हैं और अपना पक्ष रखते हैं। क्रोधित होता है लेकिन उसके बाद भी हनुमान जी को क्रोध नहीं आता।
वो प्रभु राम का संदेशा देते हुए उसको समझाने की कोशिश करते हैं। वो दूसरी बात है कि रावण को ये बात समझ में नहीं आती, वो अपने घमंड में चूर है, लेकिन मारुति नंदन आपा नहीं खोते। अब आते हैं, अगला गुण है चतुराई। गुणों के तो खान हैं हनुमान जी, और मैं एक छोटा सा व्यक्ति होकर उनके वर्णन क्या ही कर सकता हूं। तुलसीदास जी ने जहां उनके बारे में इतना कहा है, और वो कहते हैं कि जहां भी रामायण या कोई भी है, ये नहीं केवल ये वर्णन खत्म हो गया, रामायण में नहीं, रामचरित वाल्मीकि रामायण कहे या जितने भी विभिन्न भाषाओं में वो हैं, सभी में आप देखेंगे तो वहां यही कहा गया है कि अनंत है। इनकी जो कथा है, इसके बारे में आप जितना भी कहें उतना ही कम है। तो मैंने एक छोटा सा प्रयत्न किया है। चतुराई, बहुत होशियारी से काम लिया हनुमान जी ने, और ये उनकी खासियत। बिना धैर्य खोए बड़ी समझदारी पूर्वक कार्य करते थे। कहां पर उन्हें किस तरीके से कार्य करना है, इस बात का उन्हें बहुत अच्छी तरीके से भान था। एक उदाहरण के लिए, समुद्र पार करते समय सुरसा उनको चैलेंज करती है, वो खाना चाहती है उनको। हनुमान जी सोचते हैं इससे लड़ने में मेरा बहुत समय व्यर्थ होगा, तो पहले वो चतुराई के साथ अपने शरीर का आकार को बढ़ाते हैं, और उसी अनुपात में सुरसा भी अपना आकार बढ़ाती जाती है। फिर वो अचानक रूप को छोटा कर लेते हैं, और छोटा करने के बाद वो उसके मुंह में प्रवेश कर जाते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। और वो सुरसाते हैं कि आपकी भी कामना पूर्ण हो गई, और अब मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। और वो भी उनकी चतुराई को समझ जाती है, और उनसे प्रसन्न होकर वो उनको रास्ता दे देती है। तो ये उनकी कार्य करने की शैली थी। चतुराई का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने आदर्शों से कोई समझौता किया हो। आदर्शों के साथ उन्होंने कहीं भी किसी भी तरीके का समझौता नहीं किया। छोटा सा उदाहरण देता हूं। लंका में रावण के उपवन में हनुमान जी और मेघनाथ के मध्य जब युद्ध हुआ, तो मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी बली थे, शक्तिशाली, उन्हें रौद्र अवतार माना जाता है शंकर जी का। वो चाहते तो इसका तोड़ निकाल सकते थे ब्रह्मास्त्र का, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र की वैल्यू खत्म हो जाती। वो जानते थे ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं जाता, और वो उसके विरोध में जाए तो ब्रह्मास्त्र की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये उन्होंने ब्रह्मास्त्र के आघात को सह लिया। हो सकता है ये उनके लिए प्राण घातक भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा। तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्म सादा कपिमन कीन विचार। उन्होंने मन में विचार किया, जो ना ब्रह्मास्त्र मानो, जो ना ब्रह्मास्त्र मानो, महिमा मिटई अपार। यदि मैं इस ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं, इसके विरुद्ध जाता हूं, तो इसकी महिमा खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा कि प्रकृति के नियमों का भी उल्लंघन ना हो। बहुमुखी भूमिका, उन्हें जहां जैसा लगा वो उस तरीके की भूमिका में आए हैं। अभी सुरसा के सामने हमने देखा, छोटा आकार बना दिया, फिर बड़ा आकार बना दिया। जहां उन्हें लगा वाक्पटुता की जरूरत है, वहां उन्होंने वाक्पटुता से काम चलाया। शक्ति में वो कम नहीं थे, चाहते तो रावण को मारते थे, नहीं किया। वो एक दूत के रूप में आए थे, तो दूत के रूप में उन्होंने उसी तरीके से संवाद कौशल दिखाया। हनुमान चालीसा में एक जगह दिया है, सूक्ष्म रूप धर यही दिखावा, विकट रूप धर लंक जलावा। जब सीता जी को ये लगता है कि एक छोटा सा बंदर, और जब रामचंद्र जी के पास बानरों की सेना है, तो ये बंदर क्या करेंगे? तो सीता जी के सामने पहले वो लघु रूप में गए थे, छोटे से रूप में। सूक्ष्म रूप धर यही दिखावा, विकट रूप धर लंक जलावा। लेकिन जब सीता जी ने कहा, उन्हें थोड़ा विस्मय हुआ
तब उन्होंने वहां अपना पर्वताकार रूप धारण कर लिया और फिर उन्होंने रावण की सोने की लंका को उसी रूप में विकट रूप धर लंक जलावा, लंका को जलाकर तहस नहस कर दिया। तो हमें किस तरीके से कहां पर किस भूमिका में आना है, ये हम हनुमान जी से हमारे जो युवा लोग हैं, युवा वर्ग है, बहुत अच्छी तरीके से सीख सकता है। अगली जो इनकी क्वालिटी है, अगला जो गुण है व्यक्तित्व का, आत्ममुग्धता से कोसों दूर। आत्ममुग्धता क्या होता है? अपने आप में मग्न रहना। आपकी तारीफ कर दे तो आप फूल जाए, कुप्पा हो जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो इस चीज का ध्यान, कभी भी घमंड उन्होंने अपने पास नहीं फटकने दिया। सीता जी का समाचार लेकर जब वो सकुशल वापस पहुंचते हैं, चारों तरफ उनकी तारीफ होती है, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम का कोई भी किस्सा श्री राम को नहीं सुनाया। बल्कि श्री राम जी जब उनसे पूछते हैं कि आपने ये हनुमान कैसे किया, तो वो कहते हैं शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाद सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बध विपिन उजारा। हे प्रभु, ये बंदर का स्वभाव है। बंदर का तो यही प्रश्वास है, वो एक डाल से दूसरी डाल पे छलांग लगाता रहता है। और इसी तरह मैं अशोक वाटिका में छलांग लगाता रहा, और उन्होंने जब मुझे परेशान किया तो मैंने उनको मारकर बंदर की भांति उनको नष्ट किया, राक्षस। तो प्रभु राम भी देखते हैं उनकी विनम्रता, और वो भी इसके कायल हो जाते हैं कि घमंड नाम की चीज लेश मात्र हनुमान के अंदर नहीं है। समस्या नहीं, समाधान। आजकल हमारे युवा बड़ी परेशानी क्या है? एक्सक्यूजेस बहुत है उनके पास पढ़ने के लिए कि ये किताब नहीं है, मूड नहीं कर रहा है, बहुत से ऐसे बहाने। आप पाठ पढ़ दीजिए, उन्हें घर से पढ़ के लाएंगे तो 50 उनके पास बहाने हैं। लेकिन हनुमान जी क्या करते हैं? समस्या नहीं, समाधान रखते हैं। अगर हम समस्या क्रिएट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम, कोई किसी तरीके का सॉल्व नहीं होगा, ना आपका ना सामने वाले का, और नुकसान आपको ही होगा। और ये युवाओं को हमारे समझने की जरूरत है। जिस समय लक्ष्मण जी रणभूमि में मूर्छित हो गए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान जी को संजीवनी बूटी लानी थी। वो संजीवनी बूटी नहीं पहचानते थे, उन्हें लगा ये काम इस समय बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या किया? पूरे के पूरे पहाड़ को उखाड़ लिया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था संजीवनी बूटी कौन सी। उन्हें ये पता था हाँ इस पहाड़ पर है। अब उन्होंने सोचा मैं इस पहाड़ को ले चलता हूं, बाकी सुसेन बैद जिसमें से पहचान लेंगे कौन सी संजीवनी बूटी है। तो समाधान की तरफ अगर हमारा ध्यान युवाओं का रहेगा तो हमें किसी भी तरीके की परेशानी अपने जीवन में नहीं आएगी। नेतृत्व क्षमता, श्याम को अक्सर कहा करता हूं, कोई भी सेमिनार होती है दूसरी जगह कहीं भी, श्री राम को श्री राम, श्रेय हनुमान को जाता है। हनुमान से मिलने से पहले जब श्री राम कर्नाटक में और ये साउथ में दक्षिण भारत के प्रदेशों में घुसे, तब तक एक राजकुमार राम, उनको भगवान राम हनुमान ने बनाया। और ये हनुमान की नेतृत्व क्षमता का कमाल था कि उन्होंने सुग्रीव के साथ एक तो दोस्ती निभाई, मित्रता निभाई, और उस मित्रता के साथ उन्होंने जो नेतृत्व करके दिखाया जिससे श्री राम कायल हो गए। और श्री राम ने उस नेतृत्व के बल पर ही आदिवासियों को, जनजातियों को संगठित किया। यहां देख लें, चाहे उसके बाद हम रावण के साथ युद्ध में देख लें, और रावण के उससे पहले कि हम थोड़ी सी बात करते हैं, तो समुद्र में जब पुल बन रहा है, तो पुल बनते समय भी वानर सेना को संगठित करने का काम, उनसे किस तरीके का कार्य लेना है, किसको कहां लगाना, ये सारा काम हनुमान के द्वारा किया गया। आगे हम देखते हैं समर्पण। समर्पण हनुमान जी के अंदर एक ऐसी वो है जो उनके
पास अहम को फटकने ही नहीं देती। अहम नाम की चीज उनके पास बिल्कुल भी नहीं आने देती। वो आदत थे, उन्होंने निर्णय किया नहीं करूंगा, लेकिन कहते हैं कामदेव भी उनके ब्रह्मचर्य न थे, लेकिन उन्हें जब लगा वो सूर्यदेव के पास शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, तो एक विद्या के लिए अनिवार्य ये थी कि विवाह करना है। और उनके गुरु भगवान सूर्यदेव ने कहा कि बस तुम्हारा विवाह होना आवश्यक, तभी शिक्षा पूर्ण होगी। वे सूर्यदेव का आदेश मानकर सूर्यदेव की पुत्री के साथ विवाह किया, और विवाह के तुरंत पश्चात उनकी पत्नी जो है वो अपने पूजा अर्चना में व्यक्त हो गई, सूर्यदेव के पास ही रहने लगी, सूर्यदेव के घर में ही। और हनुमान जी की अपनी जो थी विवाहित वाली बात की शिक्षा पूरी नहीं होगी, वो भी उन्होंने पूरा कर दिया। तो ये है समर्पण उनके प्रति। आप जिस आदमी ने एक वचन लिया है, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और जिसे शिक्षा नहीं हो पा रही, उसकी शिक्षा अधूरी रह जा रही है, अपनी शिक्षा को पूरी करने के लिए अपना गुरुदेव का कहना मानकर उन्होंने विवाह किया। ये तो कुछ गुण उनके ऐसे थे जो मैंने बताए। इसके बाद एक गुण है दास्य भाव। समर्पण के साथ ही अगर हम उसे जोड़ें तो ज्यादा ठीक रहेगा। दास्य के बारे में कहा गया है भगवत गीता में, सेव्य ने सेवा स्वीकार कर ली। जिसकी सेवा आप कर रहे हैं, आप जिसके दास बनना चाहते हैं, जिसके दास आप हैं, तो सेवक अपने आप को कृत है। इतना ही नहीं, वो अपने इष्ट देव के भक्तों की भी सेवा का अवसर मिल जाने पर अपने आप को अहुभाग्य समझता है। और हनुमान जी के बारे में हम सबको मालूम है कि जहां कथा होती है, ये उन्होंने वरदान के तौर पर मांगा था कि मुझे राम कथा सुनने का अवसर मिले। तो अपने इष्ट के सेवा भी करने के लिए उत्सुक रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, सार्क शास्त्र सामीप्य सारूप्य दीयमानम न ग्रहणांति बिना मत्स्य ना। सेवा करना मात्र ही इसका लक्ष्य है। जिनका जीवन ही सेवा में है, भगवान के ऐसे अनंत सेवा रसिक भक्तों को सालोक्य, शास्त्र, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य जैसी मुक्तियां दी जाए, तो भी वो उन्हें ग्रहण नहीं करते। मतलब मोक्ष की प्राप्ति भी हो इन गुणों के साथ में, तो भी वो उसको मना कर देते। जब राज तिलक हो गया तो मांगा हनुमान, तो उन्होंने कहा, प्रभु जहां भी आपकी कथा हो रही हो, मैं वहां पहुंच सकूं, इस पृथ्वी लोक पे ही रहने दीजिए। मैं मोक्ष की प्राप्ति नहीं चाहता, मैं स्वर्ग का धाम नहीं चाहता, मैं यहीं रहना चाहता हूं। ऐसे भक्तों की तो बस एक ही अभिलाषा रहती है कि हम कौन सी है जिससे मेरे भगवान को परम सुख मिले। दूसरे गुण की मैं बात करना चाहता हूं, उनका सखा सखा भाव, मित्रता। एक तो दास भाव, समर्पण की, उनका किसी का नहीं, नहीं हमारा भी मानक बना है। ज्यादा लगता है कि हमें बहुत कुछ करना है, तो आगे। तो अगर हमारे अंदर दास समर्पण भाव है, तो हमारे अंदर अहंकार की भावना नहीं आती, अहंकार ही नहीं होती। और वो अहंकार नहीं होगा तो हमारी विकास में किसी भी तरीके की कोई रुकावट नहीं। दूसरी मित्रता, मित्रता निभाना भी कोई हनुमान से सीखे। मित्रता उन्होंने मित्रता निभाई, लेकिन मित्रता का अर्थ ये नहीं है
मित्र की जैसे बोला वैसे बोले। सुग्रीव के मित्र थे, बाली को मारने में उन्होंने मदद से मित्र, लेकिन तो हनुमान ने चेताया, भाई सच्चा मित्र वही है उसके गुणों अवगुणों के बारे में बताए, जो उसको सही समय पर सचेत भी करे। हालांकि जब तक हनुमान ने चेताया तब तक लक्ष्मण भी पहुंच गए थे, और फिर हनुमान जी ने ही लक्ष्मण को शांत किया कि प्रभु सुग्रीव को समझ में आ गया है, सुग्रीव आ रहे हैं, आप देखिए। दूसरा सखा भाव, श्री राम बोलते हैं विभीषण आचरण में प्रभु राम की, और कहते हैं, सब लोग कहते हैं नहीं नहीं ये दुश्मन का वो है भाई, इसको कभी भी शरण ना दी जाए। तब हनुमान कहते हैं, प्रभु विभीषण सद्बुद्धि है, विभीषण के अंदर सद्बुद्धि है, और सद्बुद्धि ना भी हो आपकी शरणागत है, जो आपकी शरण में आया प्रभु उसे शरण देनी चाहिए। तो वहां भी वो सखा भाव से अपनी बात को प्रभु राम को समझाते हैं, और उसके पश्चात ही प्रभु राम जो है उनकी बात मानकर विभीषण को अपनी शरण में रखते हैं। तो अभी हमने जो बहुत थोड़े से गुणों का वर्णन किया, हनुमान जी के तो गुण जितने हैं अनंत है, उनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, और समय हमने 15 मिनट का रखा था, मैं शायद 15 मिनट से भी ज्यादा, मैं थोड़े से शब्दों में अपनी बात खत्म करूंगा। हम जब बात करते हैं आत्मज्ञान की या युवाओं के होने के लिए, विकास के लिए, तो 3 गुणों की आवश्यकता बताई जाती है, चाहे वो स्वामी विवेक या दूसरे हमारे महापुरुष हो, उन्होंने जो बातें बताई, बल, बुद्धि और विद्या। अगर इनमें से किसी भी एक गुण की कमी, वो अपनी साधना के उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। सबसे पहले तो साधना के लिए जरूरी है बल। बल का मतलब केवल यही नहीं होता कि आपके अंदर शारीरिक बल के साथ मानसिक बल, जिसे हम इच्छा शक्ति, विल पावर कहते हैं। अगर इच्छा शक्ति नहीं है, निर्बल है, कायर है व्यक्ति, तो वो साधना का अधिकारी नहीं है। बुद्धि और विचार शक्ति, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, और तीसरी अनिवार्य गुण है विद्या। जो आदमी विद्या है, पढ़ा लिखा है, जो विद्या शिक्षित है, तभी वो आत्मज्ञान हासिल कर सकता है, जीवन में अपने आगे बढ़ सकता है। और हनुमान जी के जीवन में इन तीनों गुणों का अद्भुत समन्वय, कोऑर्डिनेशन मिलता है, बहुत अच्छी तरीके से समन्वय किया है उन्होंने इन सारे गुणों का। और अगर हमारे युवा उनको अपना आदर्श बनाते हैं, तो उन्हें जीवन में कहीं भी किसी कठिनाई नहीं होगी। यहीं मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। इस टॉपिक में, इस विषय को जो तैयार किया है, उसमें एक तो हमारे पास सुंदरकांड है, हनुमान चालीसा है, और एक हमारे जो लघु कृष्ण मूर्ति है, उन्होंने श्री विश्व काव्य में हनुमान जी के नाम से पुस्तक लिखी, मैंने उसका सहारा लिया है, और एक कल्याण करके संदर्भ। धन्यवाद सर, समय की बाध्यता है, नहीं तो चाहेंगे और कुछ सुनना, लेकिन यही है, सबको निश्चित समय दिया गया है, इसलिए जो है वो ज्यादा हम इस विषय पे नहीं कर सकते, लेकिन कभी एक ही विषय रखेंगे और इस पे अच्छी चर्चा जो है आपके द्वारा की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जो है डॉक्टर साहब को, डॉक्टर जगन्नाथ रेड्डी सर को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो समीक्षात्मक रूप में जो भी प्रपत्र पढ़े गए हैं उस पर अपने विचार व्यक्त करें। सर आप। धन्यवाद रेणु जी। सभी गण और विदेशी गण को मेरा और अभिनंदन। एक अपने विचारों को
व्यक्त करने के लिए और उन पर कुछ टीका टिप्पणी करने का जो सौभाग्य मुझे प्रदान किया है, इसके लिए मैं सब को तल से आपका और साथ मानता हूं कि मैं जो टिप्पणी देने मैं कुछ और विषयों पर संक्षेप में बोलना चाहूंगा। आज के इस सत्र में 4 प्रपत्र पढ़े गए हैं। इन चारों का जो वर्गीकरण जब देखेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस पूरे जो प्रकरण के द्वारा सभी जिज्ञासु समाज के साथ संवाद को स्थापित करने के लिए साहित्य को, कला और एक आख्यान को, एक पौराणिक पात्र को आधार बनाए। वैसे तो साहित्य समाज का दर्पण माना जाता है, तो साहित्य के माध्यम से जो भी साहित्यकार अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, उन विचारों में कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद हो सकता है, जिसको अंग्रेजी में हम एम्बिग्विटी कहते हैं। तो इस प्रकार के जो कहीं ना कहीं संदेहास्पद की जो बातें भी प्रकट होती जाती हैं, या उस प्रकार के प्रकट होने वाले जो उन बातों का स्पष्टीकरण दृश्य माध्यमों के द्वारा बहुत हद तक हम प्रदान कर सकते हैं। उसी के साक्ष्य के रूप में हम आज के प्रथम प्रपत्र वाचिका डॉक्टर रेणु जी के जो प्रपत्र को हम ले सकते हैं। उन्होंने प्रपत्र वाचन के लिए विषय चुना है संवेदनशील नाटककार बी रंगकर्मी। तो रेणु जी संस्कृत नाटकों के साहित्य इतिहास का जो सृजन करते हुए हिंदी नाटक साहित्य के विकास पर भी प्रकाश डाली है, और साथ ही साथ आलोच्य नाटककार की विशेषताओं को के सामने रखने का बहुत ही सहर्षणीय प्रयास की है, जिसके लिए मैं अपने विशेष रूप से मैं अपनी ओर से उनको साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आलोच्य नाटककार के एक जिसमें नारी के प्रति जो गलतफहमी होती है उसको किस रूप में दूर किया जाता है, उसका जो स्पष्टीकरण नाटककार ने किस रूप में किया है, उसको बहुत ही सरलता पूर्वक विवरणात्मक ढंग से पाठकों के सामने हमारे दर्शक पटल के हमारे इस पटल से जुड़े हुए दर्शकों के सामने रखी है, और वह बहुत ही सराहनीय स्पष्टीकरण है। और दूसरे जो उनके नाटकों के बारे में बताते हुए उन्होंने एक बात बताई है कि इस प्रकार नाटक अगर शरीर होता है तो रंगमंच आत्मा होती है। तो यह 100% सत्य है, क्योंकि उनके द्वारा चुने गए आलोच्य नाटककार दोनों रूपों का धारण करते हुए नाटकों की रचना भी किए हैं, और वो रंगकर्म भी किए हैं, रंगकर्म के साथ रंगमंच से भी जुड़े हुए हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। तो इसलिए मुझे लगता है जब खुद नाटककार रंगकर्मी बनता है तो निश्चित रूप से अपने साहित्य में या अपने नाटक में जिन विचारों को वो व्यक्त करना चाहते हैं, उन विचारों को दर्शकों तक बिना कोई झिझक आराम से पहुंचा सकते हैं। और इस बार बी.एम. शाह एक सफल नाटककार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। इसलिए उनके नाटकों के द्वारा जो बातें वे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कोशिश किए हैं, मैं मानता हूं आज रेणु जी बहुत ही
जो सराहनीय पद्धति से हमारे सामने भी प्रस्तुत की हैं, और मैं मानता हूं कि इन विषयों का जो ग्रहण सभी इस पटल से जुड़े हुए सभी जिज्ञासुओं के मन तक गहरा प्रभाव दिखाया दिखाया है, ऐसा मैं मानता हूं और विश्वास। और संदर्भ में एक और बात मैं एक अपनी ओर से कुछ अतिरिक्त जानकारी के रूप में मैं देना चाहूंगा कि बहुत शायद बहुत पहले, शायद 25 या 30 साल पहले तमिल में एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक पद्धति है, सांस्कृतिक नाट्य कला का रूप है, करगाटम बोलते हैं। शायद वासुदेवन जी को इसका ज्ञान है और सभी जो तमिल मित्रों को इसका ज्ञान है, और वे हैं उन उस लोक कला पर आधारित एक फिल्म भी बनी है, करगाटकारन, तमिल में। उसमें खुद नायक उस पात्र के जो सृजन करने के लिए, उस पात्र को पोषित करने के लिए खुद उन्होंने शायद 2-3 महीने उस करगाटम को सीखे हैं, और सीखने के बाद फिल्म में जितने भी जो संदर्भ आए हैं उस करगाटम को प्रदर्शित किया, उन्होंने इतने सहज ढंग से उसमें प्रदर्शित किए हैं। और मैंने कहीं पढ़ा है कि उस फिल्म के जो क्लाइमाक्स में जो आते हैं, उसमें जो उन्होंने एक नायिका के साथ मिलकर जो करगाटम करते हैं, उसमें उन्होंने इतने लीन होकर किया है, और करने के द्वारा पाठकों तक, दर्शकों तक उन्होंने यह संदेश दिया है उस लोक कला का महत्व। इस प्रकार सीखने के द्वारा आप लोग अपने सेहत को भी बहुत तरीके से नाजुक रूप से जो रख सकते हैं, और साथ ही साथ यह मनोरंजन भी प्रदान करता है, और साथ ही साथ ग्रामीण जो कलाएं जो होती हैं उसके विकास में और उसका जो परिचय शहरी इलाकों में करने में बहुत हद तक सहायकारी सिद्ध होता है। इस रूप में प्रदर्शित किया गया है और इस रूप में चित्रित किया गया। मैं मानता हूं कि इस रूप जब खुद कर्मी बनता है तो वह अपनी वेशभूषाओं के आधार पर अपने नाटक में जो वो व्यक्त करना चाहते हैं स्वतंत्र रूप से, उनको पाठकों तक, दर्शकों तक आराम से पहुंचा सकते हैं। यही उनकी जो रचनाओं की जो उपलब्धि है। तो इस संदर्भ में डॉक्टर रेणु जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसे जो सफल रंगकर्मी नाटककार की रचनाओं के आधार पर आज हम सबको उनकी रचनाओं की जो विशेषता को हमारे सामने रखने का प्रयास। बहुत ही बधाई है मैडम आपको। दूसरे प्रपत्र वाचक डॉक्टर बादर जी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के, लता मंगेशकर के जो संगीत यात्रा के आधार पर उन्होंने अपने प्रपत्र का वाचन किया है। हम सब जानते हैं कि स्वर कोकिला के नाम से माने जाने वाली लता जी का जो भारतीय संगीत में मुकुटायमान की जो हस्ती के रूप में हम मानते हैं, उनके जो स्वर से जो भी गीत निकलते हैं वे सभी श्रोताओं को गंगा के जो अमृत जैसे, जो उनके कानों में अमृत डालने के समान होता है, और उनकी जो स्वर राग गंगा प्रवाह में जो भी लीन होते हैं वे अपने आप को लीन मानते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने अपने जो पूरे 60 साल को करियर, 60 साल की जो संगीत यात्रा में अनेक प्रकार के जो गीत गाए हैं, और साथ ही साथ पूरे भारत को अपनी वाणी से बांध दी। और मैं मानता हूं कि सलीम बारदर जी से मेरा निवेदन है कि उन्होंने अपने प्रपत्र में एक उस गाने का उल्लेख अगर किया होंगे तो और भी समीचीन होता है कि उन्होंने हमारे देशभक्त जवानों के जो बलिदानों के ऊपर एक गाना गाई, हे मेरे वतन के लोग जरा याद कर लो,
ये इस गाने का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। शायद मैं मानता हूं कि शायद उसमें छूट गया है। अगर उस आप अपने प्रपत्र में इस गाने का भी उल्लेख आप करेंगे तो निश्चित रूप से और भी सारगर्भित हो जाता है। और मैं मानता हूं कि आप नहीं भूले होंगे। समय की जो पाबंदी के कारण आप उसके बारे में बताए नहीं होंगे, इसलिए मैं मानता हूं कि उसको भी आप उसमें जोड़ेंगे तो बहुत ही जो अच्छा होगा। और साथ ही साथ हमारे सामने उन्होंने एक और बात भी ये रखा है कि तत्कालीन जितने भी जो संगीतकार थे उन सभी के साथ मिलकर काम करते हुए लता जी अपनी आपकी जो परिणति की जो साधना की है और उस साधना के आधार पर उन्होंने भारतीय संगीत यवनिका पर अपनी छाप अमित छाप बनाई है। इसको आज भी हम भूल नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ उनकी जो गुणवत्ता का यह भी एक द्योतक है कि उन्होंने न केवल हिंदी गानों को गाई है और लगभग समस्त भारतीय भाषाओं में खासकर तेलुगु, तमिल, कन्नड़, अन्य भाषाओं के जो गीत भी गाई हैं और जिस भाषा में वो गाई हैं वहां के श्रोता इस रूप में मानने लगे कि वो खुद उस भाषी गायिका है। तो यही उनकी जो वाणी की जो विलक्षणता है। तो मैं मानता हूं कि आज के संदर्भ में इस पटल से जुड़े हुए सभी जिज्ञासुओं के सामने सलीम बांदर जी ने बहुत ही जो सुंदर तरीके से व्यक्त किया है, इसलिए वे भी बधाई के पात्र हैं। बधाई सलीम जी। धन्यवाद सर जी। हाँ, अभी तीसरे जो प्रपत्र वाचन करने वाले जो आदरणीय विद्वान जी शर्मा जी हैं, उन्होंने हिंदी कहानी में चित्रा मुद्गल के स्थान को निर्धारित करने की दिशा में अपने प्रपत्र वाचन किया है। और आज मैं मानता हूं कि हिंदी कहानी बहुत अनेक प्रकार की जो से और इस उत्तराधुनिक दौर से गुजरने वाली में चित्रा मुद्गल अपनी जो विलक्षणताओं के कारण उनकी कहानियों को पाठक बहुत ही रोचकता से पढ़ते हैं और ही साथ वे अपने उपन्यासों के माध्यम से भी पाठकों को सचेत कर और साथ ही साथ सभी को सावधान भी कर रही है। जैसे कि शर्मा जी बताए थे कि हवा के माध्यम से श्री विमर्श पर चित्रा जी ने जिस प्रकार का जो विवेचन प्रस्तुत किया है वो तो सराहनीय है। और साथ ही साथ आज के समाज में एक मिथ है कि स्त्री विमर्श का अर्थ पुरुषों की जो खंडन करने के द्वारा या पुरुषों पर द्वेष प्रकट करना ही स्त्री विमर्श मानने की पद्धति है, एक कुपद्धति है। इसको दूर करते हुए आधुनिक लेखिकाएं खासकर चित्रा मुद्गल जी अपने स्त्री विमर्श का अर्थ यह नहीं है। स्त्री विमर्श का अर्थ यही है कि नारी को प्राप्त अपने सहज सिद्ध अधिकारों कराना है और अपने लिए जो प्राप्त का सदुपयोग करते हुए पुरुष से कंधे मिलाकर समाज में कैसे आगे बढ़ना है, ये जो ध्यान देने की जो बात है इसी को स्त्री विमर्श कहते हैं। ऐसा उन्होंने जो स्पष्ट रूप से बताए। और शर्मा जी बताते हुए उनके जीवन के परिचय के दौरान जो बताए कि अंतरजातीय विवाह के अनेक समस्याओं से झेलना पड़ा था। निश्चित रूप से किसी भी साहित्यकार के लिए स्वानुभव ही जो उनका जो रचना पाठों को आगे बढ़ाने में और उसके सौष्ठव को आगे ले जाने में बहुत ही सहायकारी होती है। मैं मानता हूं के साथ भी यही हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने जो अंतरजातीय विवाह किया है इसलिए जो कम उम्र में उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर बाहर आना पड़ा था और अनेक प्रकार के नौकरियां करनी पड़ी थी। इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल में जितने स्वानुभव अर्जित की हैं उन सभी स्वानुभवों के आधार पर
अपने पात्रों का जो सृजन करने के द्वारा उन सभी पात्रों में एक प्रकार की संबलता को प्रदान करने के लिए और उन सभी पात्रों को एकमात्र मतलब बहुत ही सशक्तिपूर्ण जो पात्रों के रूप में रूपायित करने सशक्त बने हैं या साध्य उनके लिए साध्य बनी है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि उनके जो अंतर्जातीय विवाह उनके लिए पहली जो पैगाम हम मान सकते हैं और आधार पर उन्होंने अपने जीवन की रचना यात्रा को आगे बढ़ाई है। और उन्होंने बात ये भी कहा है कि चित्रा मुद्गल जी अपने जो रचनाओं में नारी के सहज लक्षणों के साथ साथ मोह भंग की स्थिति का भी वर्णन की है। निश्चित रूप से इसका तो उनके साहित्य में झलकना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि उनका जन्म में हिंदी क्षेत्र से जो जुड़ी हुई कहानियों को हमारे सामने रखी है और उसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो उत्तर भारत के विभिन्न प्रकार की बोलियों से संबंधित भाषा प्रयोगों को भी उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे सामने रखी है। और साथ ही साथ उन सभी प्रकार के जो बोलचाल की जो भाषाओं की बोलियों का जो प्रयोग करने के द्वारा उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम विशाल या विराट भारतीयता का रूप हमारे सामने रखने का प्रयास किया, जो प्रपत्र में बहुत ही सारगर्भित रूप से बहुत सूक्ष्म रूप से आपने जो अंकित किया है, इसके लिए आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं और मेरी ओर से आप अभिनंदन स्वीकार जी। बहुत बहुत आभार सर, हृदय तल की गहराइयों से सर आपने मेरा मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। और अंतिम प्रपत्र वाचक के रूप में आदरणीय डॉक्टर साहब अरविंद गुप्ता जी, हमारे जो बहुत ही शक्तिमान मान सकते हैं, हनुमान जी अज्ञाकारी मित्र सेवक है, भगवान है और कई ऐसी हैं के जो मार्गदर्शक बने थे और उन्होंने के द्वारा युवाओं सारे जताया है और उनकी जो रचनाओं के प्रपत्र इतने सारे रूपों का और उनके इतने गुणों का लगभग 9 गुणों का उन्होंने उल्लेख किया है। 9 गुणों का ही बहुत ही रूप से उन्होंने उदाहरण सहित हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। मैं मानता हूं कि मैं भी बहुत कुछ उनकी जो रचनाओं से उनके जो प्रपत्र वाचन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं यहाँ इस संदर्भ में तेलुगु लोक साहित्य से जुड़ी हुई 2-3 बातों को मैं आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूंगा। शायद मैं मानता हूं कि मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, फिर भी आप मुझे अनुमति प्रदान कीजिए, क्योंकि मैं तेलुगु भाषी हूं और मैं राम कथा से संबंधित तो कुछ बहुत सारे जो प्रपत्र मैंने जो विभिन्न स्तरों पर विभिन्न जो संदर्भों में प्रस्तुत किया हूं और उन सभी प्रपत्र वाचनों में मैंने राम जी के साथ साथ सीता माँ का जो उल्लेख किया था और साथ हनुमान के जो विशेषताओं को जिस रूप में आंध्र के लोक जीवन में प्रचलित उनके बारे में लोक जनता किस रूप में जो उनके जीवन को देखती है और उनके निर्ममता को देखती है और उनके शक्तिशाली शौर्य को देखती है, सभी का वर्णन उन्होंने जिस रूप में किया है उसका मैं 2-3 उदाहरण देकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वैसे तो तेलुगु लोक जनता में यह विश्वास है कि एक प्रचलित कथा है हनुमान जी की रूट। यह कथा असंकल्पित जो लोक जीवन से जुड़ी हुई कथा है। यह कथा कुछ इस प्रकार की है कि राम का जो पट्टाभिषेक होने के बाद सभी जो 4 भाइयों की शादियां हो गई हैं और उन सबके जो पट्टाभिषेक के उत्सव के दौरान सभी राज्य में सभी लोगों को बुलाकर दावत दिया जाता है। उस दावत के दौरान हनुमान जी रूठ जाते हैं कि इसलिए कि उनके लिए विशेष रूप से निमंत्रण नहीं मिलता है। तब राम उनके आकर उनको बुलाते हैं और हनुमान
तुम तो हमारे अपने हो, ये विशेष निमंत्रण की क्या जरूरत है, तुमको निमंत्रण ही देना है तो लो। इस रूप में वो एक आलिंगन देता है। तो उस प्रकार जो राम के आलिंगन से अभिभूत होने के बाद, उससे पहले राम के द्वारा दिए गए एक मोतियन के हार को वे मुंह में रखकर दांतों से पीसते हुए उन सारे मोतियों को चूर चूर करते हुए नीचे डाल देता है। और राम के आलिंगन के बाद वे बहुत ही संतृप्त होकर फिर से वहां से जो पेड़ पर जो चढ़ जाकर रुट जाते हैं, रुटने के बाद पेड़ पर चढ़ जाते हैं, फिर वहां से जो छलांग मार के नीचे आते हैं, फिर सभी उन सारे मोतियों को, बिखरे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए कोशिश करते हैं। तब राम बताते हैं कि तुम्हारे जो नाम ही मेरे लिए मोती के समान होता है, ऐसा जो हनुमान राम से कहता है। जैसे कि जो अरविंद जी ने जो बताया, जहां पर गायन होता है वहां पर हनुमान निश्चित रूप से रहता है, उपस्थित, सूक्ष्म रूप से उपस्थित होता है। यह आज भी बहुत ही जो लोग जनता इसी रूप में विश्वास करती है। इसलिए जब भी वो रामायण पाठ करते हैं तो वहां पर अपने आप, जहां पर बंदर उपलब्ध नहीं होते, फिर भी वहां पर कहीं ना कहीं एक ना एक बंदर आ जाते हैं। तो बंदर के आने के बाद बंदर को हनुमान के, साक्षात हनुमान के मूर्ति के रूप में देखते हैं, और उनका भी जो पूरा जो ख्याल रखा जाता है, उनको जो भी खान पान के जो मतलब चीजें होती है उन सबको खिलाया जाता है। और यही जो परंपरा है, और उसी के साथ ये हनुमान की रूट नाम की ये है एक प्रकरण तेलुगु लोक साहित्य में जुड़ गया है। भले ही यह वाल्मीकि रामायण में कहीं उसका उल्लेख नहीं है, फिर भी तेलुगु के प्रांत के जो लोग जनता, आदिवासी जनता ने अपने जो इस प्रकार के हनुमान के प्रति उनकी जो जिज्ञासा है, उनकी भक्ति है, उनका स्नेह है, उस स्नेह को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार के जो प्रकरण को रामायण के, वाल्मीकि रामायण के साथ जोड़े हैं। इस प्रकार के जो चीजों को आधुनिक जो शिष्ट रामायण के साथ जब जोड़ने का प्रयास करते हैं तो उनका एक नया रूप बनकर हमारे सामने आता है, जिससे हमारी भारतीय जो लोक जनता की जो आत्मा है वह प्रतिबिंबित होती है। मैं मानता हूं कि अरविंद गुप्ता जी भी इसकी ओर बहुत ही सूक्ष्म रूप से सांकेतिक रूप से संकेत भी किया है। इसलिए मैं उनको आभार देना चाहूंगा, और मैं मानता हूं कि इनकी जो संकेत के जरिए सभी जिज्ञासु इस ओर भी अपने ध्यान दिए हैं, और इससे वे भी अपने अपने प्रदेश की जो जनता में, लोक जनता में या लोक जीवन में हनुमान की जो कथा से जो जुड़ी हुई इस प्रकार के जो आंशिक तथ्यों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। और मैं सभी जो आयोजक बंधुओं से मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार हो सके तो अगली बार इस प्रकार रामायण पर ही एक पटल का जो कार्यक्रम आयोजन करेंगे, तो उसमें सब प्रकार के सभी लोग भारतीय लोक का जीवन में या लोक कथाओं पे, लोक कलाओं में या लोक कथाओं में हनुमान की जो कथा जिस रूप में विख्यात हुई है उस पर हम विचार विमर्श करेंगे, ताकि भारतीयता का जो एक विराट भारतीयता का रूप हमारे सामने आएगा। और साथ ही साथ पौराणिक आख्यानों के द्वारा या मिथकीय कल्पना हम भारतीय जीवन को, हमारे भारतीय जो जीवन को, सनातन जीवन को जिस रूप में प्रभावित किया है उस पर भी हम थोड़ा ज्ञान दे सकते हैं, और यही विश्वास मैं करता हूं। और इस संदर्भ में मैं एक और बात आपके सामने रखने का मैं प्रयास करूंगा कि रेणु जी अपने जो आरंभिक टिप्पणी के दौरान संस्कृत नाटकों के बारे में बताई है, यहाँ पर मैं एक और जो दृक विषय को पटल के सामने रखने का प्रयास करूंगा। जिस रूप में महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम की जो नाटक की रचना की है, उन्होंने उस नाटक में दो प्रकार के जो भाषाओं का उल्लेख किया, जो शिष्ट भाषा के भी प्रयोग किया है, और जो इस प्रकार के जो शूद्र लोग जो होते हैं समाज में, जो अग्रवर्ण से जो बहुत ही जो अछूत लोग माने जाने वाले, उनके द्वारा
उन पात्रों के लिए उसी प्रकार के जो भाषा का प्रयोग किया है। तो यही भाषा के जो वैशिष्ट, इसी प्रकार के जो भाषाई विविधता का प्रयोग करने के द्वारा बहुत ही पहले हमारे संस्कृत के नाटककारों ने अपनी भाषागत जो विविधता को, भाषागत वैशिष्ट्य को, सौष्ठव को पाठकों के सामने रखने का प्रयास किया। मैं मानता हूं कि इस प्रकार के जो वैशिष्ट्य या सौष्ठव, भाषागत सौष्ठव शायद किसी अन्य भाषा के जो क्षेत्र में, उस संदर्भ में, उस समकालीन नाटकों में शायद नहीं हुई होगी। या अगर मेरे विचार गलत भी हो सकते हैं कि कोई मुझे जो ठीक भी कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि इस प्रकार के जो दृग विषय को जो हम एक चर्चा का विषय रखेंगे तो निश्चित रूप से सभी जिज्ञासु जो बंधु हैं, हितैषी हैं, इस पर सोच विचार करेंगे और मंथन करेंगे, ताकि हमारे सामने उस मंथन के द्वारा कुछ साहित्यिक जो अमृत के जो बिंदु हमारे सामने आएंगे, तो उसका जो पान करने के द्वारा हम अपने आप को धन्य मान सकते हैं और विचारों को जो भी परिपुष्ट कर सकते हैं, जो आज के संदर्भ में भले ही हम सब फिर से कोरोना से हम अपने घर के अंदर ही जो बैठे हैं, फिर भी हमें यह कोरोना का जो डर या कोरोना का जो बहुत सारे जो नए जो उपसर्ग संसाधनों का जो प्रयोग में सफलतापूर्वक जो हमारी क्षमता को बढ़ाई है, और इसलिए हमें कोरोना के प्रति भी ऋणी भी रहना चाहिए, ताकि हमारे लिए जो दो प्रकार के जो दो बार हमारे वैक्सीन तो हमने ले लिया है, साथ ही साथ इस प्रकार जो गूगल मीट के पटल के जरिए देश विदेश से जो जुड़े हुए जिज्ञासु लोगों के साथ हम उसमें जुड़कर अपनी बातों को आराम से एक दूसरे के सामने रखने का जो सौभाग्य भी मुझे हमें प्रदान हुआ है, इसके लिए मैं मानता हूं कि जो टेक्नोलॉजी के जो तकनीकी जो अभियांत्रिकी की जो वो मतलब आगे बढ़ने की जो क्षमता जो जिन्होंने जो किया है, उनके लिए भी मैं साधुवाद देना चाहूंगा। और साथ ही साथ इस तकनीक एडवांसमेंट को अपनी इस प्रकार की जो आगामी जो आने वाले जो परिणतियों को हम आत्मसात करते हुए साहित्य को और समाज के साथ जोड़ने का जो प्रयास, और समाज के साथ हम संवाद करने के लिए साहित्य को एक साधन बनाकर उसके लिए साध्य के रूप में टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए आज हम सब एक हुए हैं। और इस प्रकार हम सबको एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए जो प्रयासरत है, उन सभी महानुभावों का, विदुषियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मुझे 10-15 मिनट के लिए ही सही झेला है, और आप सभी सुधी श्रोताओं के लिए मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करते हुए आयोजक बंधुओं को पुनः एक बार मैं अपना साधुवाद देता हूं, और सभी प्रपत्र वाचकों को और सभी इस पटल से जुड़े हितैषियों को और मर्मज्ञों को, जिज्ञासुओं को और अभिनंदन देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपकी जो समीक्षा थी हम सबके लिए एक जो है, हाँ, किसी का माइक खुला हुआ है, वो बंद कर लीजिए। हमारे प्रपत्र जो हमने पढ़े उसकी आपने जो समीक्षा की है, जरूर हम उस पे और सुंदर ढंग से जब हम शोध पत्र के रूप में हम उसको रूप देंगे तो उसे जरूर ध्यान में रखेंगे। और बहुत ही सुंदर ढंग से आपने जो बारीकी के साथ और नजर के साथ हमारे प्रपत्र का जो रूप है वो हमें बहुत संक्षिप्त रूप में हमें बता दिया है कि किस तरह से और हम उसमें सुधार सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अरविंद सर से जो है वो अनुरोध करूंगी कि आने वाले जो हमारे अगले महीने के जो प्रपत्र हैं उनके बारे में, या जो हमारे राष्ट्रीय चेतना परिवार की कोई सूचना उसके बारे में आप सभी को जानकारी दे दें, क्योंकि कई बारी क्या होता है कि बहुत से लोग समूह में जो राष्ट्रीय चेतना शोध पत्रिका का जो समूह है उसमें अब कह नहीं पाते,
और उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि कई बारी इतने ज़्यादा जो हैं वो इतने ज़्यादा मैसेजेस होते हैं कि हम उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए हमने उसमें थोड़ी जो एक अपनी ही पकड़ रखी हुई है कि ताकि बाकी लोगों को सिर्फ हम उसके माध्यम से सूचना दे सकें। तो मैं अरविंद सर को आमंत्रित करूंगी कि कोई भी सूचना हो आगामी जो हमारी पत्रिका है उससे संबंधित या हमारे जो अगले कार्यक्रम से संबंधित, आप सबके साथ साझा करें सर। बिल्कुल रेणु जी, धन्यवाद। सबसे पहली चीज तो मैं ये सूचित कर देता हूँ कि वेबसाइट जो क्रैश हुई है उसमें कुछ समय लगेगा। तो उसमें समय लग रहा है जब तक हमारे जो प्रपत्र वाचक है निराश ना हो, जब तक हम उन्हें आईएएस की बुकलेट प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन उसके लिए है कि आप पहले डिमांड कर दें। ऐसा होता है, मैंने कई लोगों को देखा 650, 750, 850 की पुस्तक देते हैं आईएएस। मैंने उन लोगों से बात की, मैंने कहा यार इतनी कीमती, आप तो ये कहते हैं कि हमने 100 कॉपी प्रिंट कराई पब्लिशर से और बाद में लेने वाले 30 या 40 ही होते, तो हमें अपने पास से पैसा देना पड़ता है। तो हमने इसकी पहले इशू की कीमत रखी है 450। आगे आने वाले टाइम में हम कोशिश करें आईएसबीएन नंबर खुद लें और पब्लिश भी हम खुद करें, जिससे कॉस्ट, इसकी कॉस्ट कटिंग हो। ये हमने 450 रखा है फर्स्ट इशू का, हो सकता है और कम हो, लेकिन उसके लिए है कि आपको अपनी कॉपी के लिए पहले पैसा भेजना पड़ेगा, क्योंकि कितनी कॉपी हमने प्रिंट करानी उसकी हम तभी वो देंगे। हम 60 या 70 या 80 करा ले, पता लगा 40 लोग ही तैयार हैं, वो चीज ना हो फिर। क्योंकि समाज सेवा के साथ ऐसा नहीं हो कि पैसा हम लोगों का ब्लॉक हो जाए, जो पैसा हमने दूसरी जगह सामाजिक कार्यों में लगाना है वो पैसा इसमें ब्लॉक हो जाए, तो ऐसा ना हो। तो जिस चाहिए वो रेनू में अपना कोड शेयर कर देंगी, आप उसको स्कैन कर लें, उसका पैसा जितना जल्दी हो सके भेज दें। पहली कॉपी है, हम कोशिश कर रहे हैं, ये 450 रखी है। अगली में हो सकता है हमें लागत और कम पड़े, हो सकता है हम 300 350 तक भी जाए। और ये समय के लिए, कुछ समय के लिए है, जब तक हमारा आईएसएसएन वेबसाइट और यूजीसी केयर जो डिमांड कर रहे थे, कई लोगों से मेरी बात हुई, उसका नहीं हो जाता। 7-6 महीने के लिए हम आपको आईएसबीएन नंबर का देंगे, उसके बाद हम फिर वो करेंगे तो यूजीसी केयर और आईएसएसएन का करेंगे। दूसरी चीज, प्रपत्र के लिए हमने टाइम रखा है, इस बार ज्यादा टाइम मैंने भी खुद लिया और सभी ने लिया। उसका कारण यह था, हमारे पास प्रपत्र इस बार हमने बहुत कम रखे थे। पहले 8-10 हमारे प्रपत्र हो जाते थे, तो 8-10 प्रपत्र में हो जाता था, हम 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देते, 8 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट। तो आगे के लिए भी आपने देना है। आज तक के जो प्रपत्र हैं वो हमारे फरवरी में हम जो कोशिश कर रहे हैं, आगे आने वाली आईएसबीएन बुकलेट उसमें हो जाएंगे, फिर 2-3-4 महीने के इकट्ठे करके हम फिर उसमें देंगे। तो ये सूचना सबके लिए मैं दे रहा था। दूसरा, हमने मैसेज उसमें ब्लॉक किए हुए हैं, सभी मैसेज नहीं दे सकते। कई बार ऐसा होता है, कोई आवश्यक हम मैसेज डालते हैं और पता लगा लोगों ने, अब लोगों को हम कितना मना करें, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अननेसेसरी पोस्टें लोग डालते रहते हैं, बाद में बोलते हैं हमने देखा नहीं, फिर हमें तकलीफ होती है, किसी को ब्लॉक करें या रिमूव करना पड़ता है। तो इसीलिए हमने उसको मैसेज के लिए ब्लॉक करके रखा है। तो उसमें जितने नंबर दिए हैं, आप फोन पे बात कर सकते हैं, रेनू मैम से बात कर सकते हैं, शर्मा जी से बात कर सकते हैं, मुझसे आप बात कर सकते हैं। और हमारी टीम कोई भी है, सब अपनी अपनी जगह एम्प्लॉय है, उसके बाद ये समाज सेवा कर रहे हैं। और कोई भी फोन करता है राउंड द क्लॉक, जब भी अवेलेबल होते हैं, हम पक्का उसका फोन का जवाब देते हैं। ठीक है रेनू मैम, मेरे ख्याल से अभी धन्यवाद ज्ञापन किया जाए। हाँ जी सर। एक हाँ चीज जी। और मैं कहना चाहता हूँ, हाँ। देखिए आज 32-34 लोग जुड़े हैं, हम जब फीडबैक लिंक देते हैं तो फीडबैक लिंक में पता लगा 40-50, तो ये सर्टिफिकेट बांटने का काम नहीं है। कृपया इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो जुड़ता है सर्टिफिकेट उसे ही मिलेगा। गुणवत्ता का हम ध्यान रख रहे हैं। लोगों को बुरा लगता है, लोग मौसी, मौसा, चाचा, चाची सबको लिंक शेयर कर देते हैं। पता लगता है कि बाद में 100 लोग हुए, 150 लोग हुए, 80 लोग जुड़े हैं, 100 लोगों का सर्टिफिकेट जा रहा है। तो फिर मेहरबानी करके ऐसा ना करें। इसीलिए हम कोशिश करते हैं, जैसी सेमिनार खत्म हुई हम उसके बाद लिंक को ब्लॉक कर देते हैं। तो बाद में लोग कहते हैं सर मैं तो भर ही नहीं पाया। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, ये आपके सहायता के लिए है, आपके आगे बढ़ने के विकास के लिए है, आप उसका सही तरीके से सदुपयोग करें। सब लोग रेड्डी सर अपना टाइम निकाल के आपको दे रहे हैं, तो आप उसका महत्व समझें। हम अगर आपकी सेवा करने की कोशिश करें तो सेवा का फायदा उठाएं, आप उसको मिसयूज ना करें।
कि अपना दोस्त है उसको भी लिंक भेज दिया, अपने कॉलेज के ग्रुप में भी लिंक को भेज दिया, बोला सबने भर दो इसको लिंक को। तो वो चीज ना करें प्लीज। हाँ रेनू मैम, थोड़ा सा अपना धन्यवाद ज्ञापन। हाँ, धन्यवाद सर सभी जानकारियों के लिए। और आने वाले जो हमारे अगले महीने के कार्यक्रम के लिए अगर कोई अपना प्रपत्र पढ़ना चाहता है तो विषय मुझे जो है जल्दी से जल्दी भेज दें ताकि हम उस पे कार्य कर सकें। अंतिम समय में अगर आप भेजते हैं तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है उसको कार्यक्रम में शामिल करना। तो इस तरह से आज का कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ और अब हम जो है वो कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में है। और आज मैं सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपने संपादक संयोजक डॉक्टर अरविंद कुमार गुप्ता जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने इस कार्यक्रम को एक ऐसी नींव प्रदान की है और हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं जिससे कि हमें भी वो उत्साह मिलता है कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और हमारे जितने जो शोधार्थी हैं, हमारे जो युवा शोधार्थी हैं और जो कॉलेज और अन्य कार्यों में रत जो हमारे प्रोफेसर हैं